सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले एनसीईआरटी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। क्वेश्चन नंबर 2.21 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी वी आर डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपने 2.21 पूछे। क्वेश्चन नंबर 2.21 पूछा है सबसे पहले। टू पॉइंट टू वन में देखो सबसे पहले लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो सिंपली डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको। तो काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो बस। h की जगह 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और काइनेटिक एनर्जी दे रखी 3.1 इंटू 10⁻25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जूल्स में आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे आगे। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ, यही अप्लाई करेंगे। मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, विल अप्लाई h गिवन है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द ऑर्बिट। देखो उसमें आपको मैंने बताया था कि डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो बोहर मॉडल को सपोर्ट करती है। दोनों इक्वेशन को यूज कर लो। फ्रॉम बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, from Bohr's quantization rule, mvr is equal to nh upon 2 pi, and de Broglie equation is लैम्डा इक्वल h अपॉन m। बस दोनों को रिलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो de Broglie equation is lambda equal to h upon mv। बस h upon mv की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे प्लेस कर दो। तो आपको पूछा गया था सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो या तो यहाँ से h अपॉन mv ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ या यहाँ से आप h अपॉन mv की वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 pi r बाई n आएगा मेरे समझ से ना, 2 pi r बाई n, ये वैल्यू आ जाएगी। h अपॉन mv को इधर डिवाइड करो और 2 pi उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 pi r बाई n विल बी इक्वल टू h अपॉन mv, उसको यहाँ पुट कर दो नीचे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 pi r बाई n, या यहाँ से लिख सकते हो 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये आपका हो गया सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर बट बोर्ड्स का क्वांटाइजेशन जो रूल है वो तो सर इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, तो हम लोग उसी फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं क्वांटाइजेशन रूल को सर उसमें लाने के लिए? इक्वेशन तो यूज करेंगे ना। उसने बोला सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, तो आपको शो करना है तो शो कर दिया। रूल तो दोनों करेक्ट है ना। यस सर, बट इस सर उल्टा मत नहीं चला इसमें जैसे। अगर इससे उल्टा पूछा जाएगा तो उसको प्रूव करो, तो दूसरी चीज प्रूव कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कोई हमने ऐसी चीज थोड़ी लिखी जो इनकरेक्ट है। आपको प्रूफ करके दिखाना है अपने स्कूल एग्जाम में, आपने लिख दिया। एनसीईआरटी नहीं, स्कूल एग्जाम, उससे ज्यादा थोड़ी टेक्निकल पूछा जा रहा है, जितनी बात पूछी जा रही है उतना लिखना है, ठीक है। आगे बताइए। 2.32 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 45। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2.45 में आपको देखो सारी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सेट करना है। इट्स गिवन अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो देखो अपने पास एक टर्म दे रखा है माइक्रोवेव, व्हिच इज दिस वन। दूसरा टर्म दे रखा है एम्बर लाइट मतलब विजिबल रीजन, ये वाला। फिर दे रखा है रेडिएशन ऑफ एफएम रेडियो, तो आपको एफएम बताया था इस वाले ब्रैकेट में आता है पीछे, या रेडियो एंड टीवी वाला ब्रैकेट लिख रखा है।
मेगाहर्ट्ज में वैल्यू करते हैं रिपोर्ट। और लास्ट में दे रखा है आपको कॉस्मिक रेज ऑफ आउटर स्पेस। तो कॉस्मिक रेज आपकी सब गामा वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, और एक्स रेज आपका ये रहा, ये इधर कॉस्मिक रेज रहेंगे। बस आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखना है, तो ऊपर देखो वेवलेंथ लिखी है, नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये इधर से इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए जा रही है। ठीक है, दिस इज द वे इन विच फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। तो कॉस्मिक रेज सबसे नीचे करो, उसके बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद एम्बर लाइट, एम्बर लाइट के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद एफएम रेडियो। आ गया समझ? आपको सबसे पहले लिखना है कॉस्मिक रेज, सॉरी पीछे लिखना है, मतलब सबसे लो वैल्यू कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद एम्बर लाइट, एम्बर लाइट के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद एफएम रेडियो। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज होगी। ठीक है, ओके। आंसर में उन्होंने एरो मतलब सॉरी ये साइन गलत। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी, सॉरी मेरी गलती है, ये मैंने ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मैंने उल्टा लिख दिया इधर, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगी। नीचे वाला डेटा वेवलेंथ है ना, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा लिखेंगे, तो वेवलेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ, अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑर्डर इसका अपोजिट लिख दो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आप देखो ना मैंने ऊपर डेटा में जो दे रखा है वो वेवलेंथ का ऑर्डर दे रखा है, मेगाहर्ट्ज मतलब चल रहा है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट लिख दो। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जाएगी कॉस्मिक रेज के लिए, फिर इट विल बी एक्स रेज, देन इट विल बी एम्बर लाइट, देन इट विल बी माइक्रोवेव। अब ये थोड़ा ध्यान देना होता है क्वेश्चन में, कई बार वेवलेंथ पूछा जाता है, कई बार फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, तो आपको एक डेटा याद कर लो, दूसरा वाला हमेशा उसका उल्टा करके लिखना है, क्योंकि दोनों याद कर लोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। एंड दिस इज एफएम रेडियो। तो साइन चेंज करना है ना। ठीक है, वैसे आपको टेंटेटिव आइडिया रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, 47 लिखा है नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड, इट emits a strongly at 616 nanometer, calculate the frequency of the emission, distance traveled by the radiation in 30 seconds, energy of the quantum and number of quanta present in the produced 2 joule of energy। तो लाइन से सारे फॉर्मूले लगाते चले जाओ। 2.47 के लिए देखो आपको वेवलेंथ दे रखी है 616 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, क्योंकि नैनोमीटर्स में दिया है तो उसको करस्पॉन्डिंग पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये आपका सबसे पहली चीज आ गई वेवलेंथ। अब आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, so this is 3 into 10 to the power 8 divided by 616 into 10 to the power -9, इतने हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन इन 30 सेकंड्स, तो जो रेडिएशन होता है वो लाइट की स्पीड से चलता है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड आपको पता है, तो बी पार्ट में अगर हम डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो आएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और 30 सेकेंड में आपको ट्रैवल कराना है, सो दिस बिकम्स 9 into 10 to the power 9 meters। यस सर। उसके बाद अगले पार्ट में पूछा है एनर्जी ऑफ द क्वांटा, एनर्जी ऑफ द क्वांटा कैसे लिखते हैं, एच सी बाय लैम्डा से, so 6.6 into 10 to the power -34 into 3 into 10 to the power 8 divided by wavelength, wavelength is 616 into 10⁻⁹। सर यहाँ पे एच म्यू कर देंगे ना, क्योंकि हमने वो पहले ही निकाल दिया। एच भी कर सकते हो, एक भी बात है, वही तो एच सी बाय लैम्डा लिखो या एच लिखो, उससे सेम वैल्यू आएगी। यस सर, वो इजी पड़ गया। जूल्स में आ गई। और उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ क्वांटा इन 2 जूल्स, तो आपको पता है एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, तो 2 जूल एनर्जी में इस एनर्जी से डिवाइड कर देना, ये क्वांटा की एनर्जी है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएगा। ठीक है सर, शेल की शेप कैसी होती है, मतलब सब शेल की तो सर इलिप्टिकल होती है। क्वांटम नंबर्स में सिखाएंगे अभी तो पहले बोर मॉडल तो पहले कंप्लीट करें। तो अभी हम लोगों ने समरफील्ड मॉडिफिकेशन लास्ट क्लास में सीखा था, अब इसी में देखो एक तो और इफेक्ट है जो साथ में अप्लाई करने, तो नेक्स्ट इफेक्ट लिखेंगे जीमेंस इफेक्ट, तो द नेक्स्ट टाइटल जीमेन इफेक्ट।
तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हम लोग जीमेंस इफेक्ट। तो अब देखो क्या होता है कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन में फाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था, अगर इसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा जाए तो उसमें फर्दर स्प्लिटिंग नोटिस में आती है। इसको हम लोग बोलते हैं जीमेंस इफेक्ट। अभी आप सिंपल टर्म में बस इतना ही लिखो। सो राइट डाउन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फर्दर splitting of spectral lines in presence of magnetic field, in presence of magnetic field is known as Zeeman effect. Further splitting of spectral lines in presence of magnetic field is known as Zeeman effect. मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने बोर ने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, अगर उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके नोटिस किया जाए तो उसमें फर्दर स्प्लिटिंग नोटिस में आती है। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में जीमैन इफेक्ट। ठीक है, सिंपल बस जानना है क्योंकि भी बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स में जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो बस मैंने आपको इफेक्ट बता दिया पहले भी, बाकी क्या इफेक्ट होता है एंड ऑल दैट वो जब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल सीखेंगे तब आपको बताऊंगा। अगला टर्म लिखना है स्टार्क इफेक्ट। नेक्स्ट हम लिखे स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट में यही स्प्लिटिंग जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में होती है। तो स्टार्क इफेक्ट में लिखे फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फर्दर splitting of spectral lines, further splitting of spectral lines in presence of electric field is known as Zeeman effect, is known as Stark effect, is known as Stark effect. तो अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लगा के स्टडी करते हैं तो उसमें फर्दर स्प्लिटिंग नोटिस में आती है, इसको जीमेंस इफेक्ट बोलते हैं। और अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के स्टडी करते हैं तो उसमें फिर से फर्दर स्प्लिटिंग नोटिस में आती है, इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट नोटिस में आते हैं, एक जीमेंस इफेक्ट है और एक स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक बहुत मेजर पोर्शन एंट्री हुआ, दिस इज कॉल्ड हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगला टर्म लिखना है आपको हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर। जीमेंस से स्टार्क इफेक्ट तो सिर्फ डेफिनेशन अगर आपने लर्न कर लिया इट इज इनफ, बिकॉज हायर लेवल पे डिटेल है, आपके कोर्स में इतना ही बहुत है। अब जो मेन प्रिंसिपल आपको सीखना है, दिस इज कॉल्ड हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So write down the next title, Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. तो देखो हाइगेनबर्ग्स अपने एरा के बहुत ही रेनाउंड साइंटिस्ट थे एंड ही गॉट नोबेल प्राइज एट द एज ऑफ 31। तो अगर उस समय के टेन्योर में बताया जाए तो ही वाज द यंगेस्ट साइंटिस्ट गॉट द नोबेल प्राइज। सेकेंड पॉइंट में अगर आपको बताऊं कि लाइक साइंटिस्ट यंगेस्ट साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज, अगर इसका बताऊं तो इट इज ब्रैग। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रैग्स लॉ प्रपोज किया था, जिसके बेसिस पे उनको 26th ईयर पे नोबेल प्राइज दिया गया था। हाइगेनबर्ग इज नेक्स्ट टू हिम, बट अगर इनके अपने एरा की बात करी जाए तो ही वाज द यंगेस्ट साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज एट द एज ऑफ 31। अगर आप इस चीज को भी नहीं समझ पा रहे तो आपको टेंटेटिव आइडिया बताता हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस एज ग्रुप पे लोगों को डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड होती है,
बहुत ही एफर्ट लगाने के बाद, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होते हैं। नॉर्मली जो नोबेल प्राइज मिलते हैं साइंटिस्टों को, वो सब एट द एज ऑफ समवेयर 60s to 80s वाला ब्रैकेट होता है। तो 31 ईयर एज पे किसी को नोबेल प्राइज मिलना मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द साइंस वाली स्टेट हो जाती है। एंड हाइगनबर्ग बिलोंग्स टू दैट, यू मे से दैट यू कैन से टाइटल जिसमें उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अभी आप इनको बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि साइंटिफिक इफेक्ट्स में अभी आपको उतना साइंस का आइडिया नहीं है कि किस हाइगनबर्ग का क्या प्रोपोर्शन है। आपने केवल जो रिनाउंड साइंटिस्ट है उन्हीं के बारे में जानते हैं, ऑल्दो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट। तो आपको दूसरे साइंटिस्ट से थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपको एक बस छोटा सा कन्वर्सेशन बताता हूँ ताकि आप हाइगनबर्ग की इंपॉर्टेंस समझ पाओ। हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं मानते थे, उनको लगता था कि ये गलत बता रहे हैं। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा हाइगनबर्ग को कि whatever principle you have proposed, I feel it is not correct. अगर आप कोई चीज सर्टेनिटी से मेजर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको सर्टेनिटी से बता सकता हूँ। और उस समय उन्होंने एक बहुत पॉपुलर कोट लिखा था जिसको बोलते हैं गॉड डजंट प्ले विद डाइस। तो आइंस्टाइन ने बोला कि कुछ भी नेचर में अनसर्टेन नहीं है और भगवान जो है वो डाइस के साथ नहीं प्ले करके कुछ भी बनाते हैं। सो एवरीथिंग इज सर्टेन एंड इफ यू से इट इज अनसर्टेन तो इट इज योर प्रॉब्लम। मैं उसको सर्टेनिटी से बता सकता हूँ। अब अगर आप इसका रिप्लाई एक बार पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाइगनबर्ग ने आइंस्टाइन को कितनी इज्जत दी। हाइगनबर्ग ने एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा दैट आई हैव डन सो मच वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, I have done so much work in the field of science that if today I'll say something wrong to you, you should know how to accept it. मजा आया आपको समझ में? बात समझ आई क्या बताया मैंने तुम्हें? यस सर। सर इतना काम मैं साइंस में कर चुका हूँ अब तक कि अगर आज की डेट में मैं कुछ गलत भी बता दूं ना तो तुम मान लो, बस इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। इतनी इज्जत हाइगनबर्ग ने आइंस्टाइन को दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि हाइगनबर्ग की रेपुटेशन उस समय कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि आप आइंस्टाइन को जानते हो इसलिए मैंने आपको हाइगनबर्ग को रिलेटिव स्केल पे बताया कि कैसे चीजें उस समय वर्कआउट करती थी। सो हाइगनबर्ग अपने फील्ड के बहुत ही रेनाउंड साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑल्दो प्रिंसिपल पूरा एक मैथमेटिकल सेगमेंट है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप हायर लेवल पे कभी थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की। बट हमारे केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से बस हमको थोड़ा सा प्रिंसिपल समझना है इनका कि इन्होंने क्या बेसिक थॉट दिया, बस उतनी बात लिख लेनी है आपको। सो राइट आउट द प्रिंसिपल। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई ताकि अभी जब हम लोग बोर मॉडल के ड्रॉबैक लिखना शुरू करेंगे या बोर मॉडल का फेलियर जब आएगा तो आपको समझ आएगा कि हाइगनबर्ग की बात वहां समय कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोहर मॉडल को सपोर्ट नहीं करता है और ये पहला स्टेप था जिससे बोहर मॉडल फेलियर की तरफ शिफ्ट हुआ। हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बोहर जो प्रिंसिपल है ये बोहर मॉडल को सपोर्ट नहीं करता और ये पहला रीजन था, या यू कैन से दिस इज द प्राइम मोस्ट रीजन जिसकी वजह से बोहर मॉडल को डिस्कार्ड किया गया, बोहर मॉडल को आगे फॉलो नहीं किया गया या उसका मेजर ड्रॉबैक है। अगर मैं सिंपली ये बता देता कि हाइगनबर्ग की वजह से बोहर मॉडल फेल हो गया तो आप इतने देर से बोहर के बारे में इतना सब पॉजिटिव पढ़ते हुए चले आ रहे हैं या इतना सारा उसका काम देखते हुए आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सर ऐसे किसी एक ने बोला और बोहर मॉडल आपने हटा दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने आपको समझाया कि हाइगनबर्ग की कितनी रेपुटेशन थी और अगर हाइगनबर्ग ने किसी चीज पे ऑब्जेक्शन लगाया तो उसको कितना पॉसिबली या कितना स्ट्रांगली उस समय एक्सेप्ट किया गया होगा, ठीक है। इस चीज को समझाने के मैंने आपका कन्वर्सेशन ऑफ आइंस्टाइन एंड हाइगनबर्ग बताया। अभी हाइट तो इसके बाद वाली बात पे थी, अगर मैं आपको और एक स्टेप आगे की बात बताऊं तो मजेदार बात तो उसके बाद शुरू होती है। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुरा लगा कि हाइगनबर्ग ने मुझे इतना गंदे से ट्रीट किया तो उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उससे ये प्रूव करा समहाउ कि हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही नहीं है। प्रूफ्स उसने जब सबमिट करे तो पूरे वर्ल्ड की साइंटिफिक कम्युनिटी में आइंस्टाइन के अलावा कोई दूसरा आदमी ऐसा था ही नहीं जो ये कह दे कि जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आदमी का कितनी रेपुटेशन और कितना मतलब होल्ड था अपने ऊपर। तो आइंस्टाइन ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे प्रूफ करा उसने अपनी लैंग्वेज में कि हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आइंस्टाइन के अलावा किसी दूसरे साइंटिस्ट ने ये माना ही नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सही है। एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया टफ एक्सपेरिमेंट, उसको उठा के साइड किया गया, बोला अगर कभी किसी को समझ आएगा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ और इसके रिजल्ट सही हुए तब हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रीइवैल्यूएट करेंगे। Until date it has not been reevaluated। सबको पता है कि हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही है। The logic is क्योंकि हाइगनबर्ग ने पूरा काम मैथमेटिकली किया था। साइंस में मैथमेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर कोई चीज हमने मैथमेटिकली करके दी हुई है तो उस पर जल्दी कोई ऑब्जेक्शन लगाता नहीं है।
तो अब आपको समझ आएगा कि हाइगन की रेपुटेशन कितनी थी कि पूरे वर्ल्ड में कोई एक साइंटिस्ट भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि आइंस्टाइन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उन्होंने बोला नहीं, हाइगनबर्ग ने जो कहा वही सही है। इनका एक्सपेरिमेंट सही हुआ तो बाद में रीवैल्यूएट करेंगे, बट अभी तो मुझे फर्स्ट थॉट में लग रहा है कि सही नहीं। अब इससे आप समझ सकते हो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में हाइगनबर्ग का कितना होल्ड था। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल बहुत हाई इंपॉर्टेंस का है। अपने लिए सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि अभी हम इसके बेसिस पे बोर मॉडल को मतलब फेलियर की तरफ ले जाएंगे एंड वील से दैट इज द प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल वाज कि वो हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं कर रहा, या हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोर मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो पहले प्रिंसिपल समझाता हूँ, फिर आगे की बात पे आते हैं। सो प्रिंसिपल लिखेंगे सबसे पहले। सो राइट डाउन, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, write down the principle first. For microscopic objects like electron, for microscopic objects like electron, for microscopic objects like electron, so for microscopic objects like electron, position as well as momentum, for microscopic objects like electron, position as well as momentum for microscopic objects like electron, position as well as momentum cannot be measured simultaneously and accurately. Position as well as momentum cannot be measured, cannot be measured simultaneously cannot be measured simultaneously and accurately. मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनका पोजीशन और मोमेंटम जो है वो दोनों एक साथ करेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर आपने पोजीशन एग्जैक्ट मेजर कर दी तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और मोमेंटम एग्जैक्ट मेजर कर दिया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये दोनों चीजें, दोनों क्वांटिटीज एक साथ एट ए टाइम करेक्ट मेजर नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जब हम पहली बार ऐसा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जिससे हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए, दैट्स व्हाई इट इज द प्रॉब्लम। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक फंडामेंटल एरर है, जो कितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए वो एरर रहेगी ही रहेगी। समझ आई बात? ये पॉइंट अगले स्टेप में लिख लेना है। Heisenberg's uncertainty principle is not due to the fault of the instrument. Write down. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle is not due to Heisenberg's uncertainty principle is not due to the fault of the instrument. It is a fundamental error. मतलब जो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगी वो तो एक्स्ट्रा होगी, बाकी हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक फंडामेंटल एरर है जो जरूर होगी, उतना फॉल्ट तो आएगा ही आएगा। सर ये कैसे होता है? मेजर नहीं कर सकते। सो देखो, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दो टर्म लिखे सबसे पहले, तो इफ आई अज्यूम दैट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स, तो आप एक करके लिखो, इफ uncertainty in position is delta x,
and uncertainty in momentum, uncertainty in momentum is let's say delta p. तो हाइगनबर्ग ने समझाया कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू आएगी दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. इसको बोलते हैं हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इतना रिजल्ट आपको डायरेक्टली लर्न करके रखना है. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h upon 4 pi. This is called Heisenberg's uncertainty principle. डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और ये वैल्यू हमेशा h अपॉन 4 पाई से ज्यादा आएगी. अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझो तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब h अपॉन 4 पाई की एरर तो जरूर होगी जो कि फंडामेंटल एरर है. अब इसके बाद भी एरर होगी क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गलती तो इंस्ट्रूमेंट भी करेगा. अब जितनी गलती इंस्ट्रूमेंट करेगा उसकी वजह से वैल्यू और एरर में बढ़ जाएगी, तो वो एरर एक्स्ट्रा होगी. इसीलिए साइन ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई का. मतलब हम ये मान लेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट 100% पूरी बुक में ये चीज, तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेसी सर से h अपॉन 4 पाई फंडामेंटल एरर होगी. तो जो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल 100% एक्यूरेट भी मेजर कर देंगे तो भी h अपॉन 4 पाई की एरर तो रहेगी. मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मल्टीप्लीकेशन h अपॉन 4 पाई है. अब देखो यहाँ पे काम की बात समझनी है जो बता रहा हूँ. तो अगर कोई बोले कि मैंने पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर दी है, तो अगर हमने पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करी इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो गया. इफ पोजीशन मेजर्ड एक्यूरेटली तो इसका मतलब हो गया डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 टेंड कर दी. अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन 4 पाई इंटू 0 और 1 अपॉन 0 कितना होता है, अनडिफाइंड. तो 1 अप इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो इन्फिनिटी हो जाएगी. मतलब अगर आपने एक चीज कोई एक्यूरेट मेजर कर दी तो दूसरी चीज 100% अनसर्टेन हो गई. ये बात समझ में आई आपको. मैथमेटिकली जीरो और कोई चीज एक्यूरेटली मेजर करती है उसका मतलब मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी वो 100% हो गई. आप इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर हमारी मोमेंटम एक्यूरेट मेजर कर दोगे तो पोजीशन अनसर्टेनिटी 100% इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी. उसी चीज को अगर हम मोमेंटम के लिए लिखें तो बिल्कुल सेम रिजल्ट दोबारा मोमेंटम के लिए लिख सकते हैं. तो अगर पोजीशन की जगह मोमेंटम हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम लिखो इफ मोमेंटम मेजर्ड एक्यूरेटली, इसका मतलब डेल्टा पी टेंड्स टू 0 किया तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा. तो अगर आपने पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करी तो मोमेंटम 100% अनसर्टेन हो गया, और अगर आपने मोमेंटम सही से एक्यूरेट कर दिया तो पोजीशन मोमेंटम आपने एक्यूरेटली मेजर कर दिया तो इसका मतलब पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाएगी. तो अब देखो इसी सेगमेंट में अगर हम मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख लें तो आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है p दिस इज एक्चुअली मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ से अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम लिखेंगे तो मास तो अनसर्टेन होता नहीं है, तो मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगी. यस सर. जो डेल्टा v है वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी स्पीड हो गया, अनसर्टेनिटी इन स्पीड. अब अगर इसको हमने दोबारा फिर से फॉर्मूले में पुट करा तो डेल्टा एक्स इंटू m टाइम्स डेल्टा v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. तो इसका मतलब यहाँ से डेल्टा x इंटू डेल्टा v की वैल्यू h अपॉन 4 पाई m लिख सकते हैं. ये उसका दूसरा फॉर्मेट है, ये भी आप याद रख सकते हो. अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन स्पीड पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. जो फर्स्ट वाली फॉर्म है वो मोमेंटम और पोजीशन की अनसर्टेनिटी रिलेट कर रहा है, ये पोजीशन और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी रिपोर्ट कर रहा है. सर लेकिन h अपॉन 4 पाई तो सर बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी ना सर. हाँ, तो उतनी फंडामेंटल एरर है. अब देखो हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बेसिकली दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिसके लिए मैंने ये प्रिंसिपल आपको सिखाया. पहली चीज तो ये है कि हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बोहर मॉडल को सपोर्ट नहीं करता. तो पहले पॉइंट पे तो यही लिखना है,
Heisenberg's uncertainty principle does not support, don't support Bohr model. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle don't support Bohr model. Heisenberg's uncertainty principle don't support Bohr's model. ये इसकी सबसे पहला पॉइंट है. Heisenberg's uncertainty principle don't support Bohr's model. अब देखो बोहर मॉडल में हम लोगों ने क्या सीखा था. बोहर मॉडल में हमने सीखा था कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी तीनों चीजें कैलकुलेट कर दी थी. और हमने वहां पे बताया था कि जो ऑर्बिट की रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की रेडियस बताया तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आया था. और वहां पे स्पीड भी हम लोगों ने 2.19 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड निकाल लिया था. तो हाइगनबर्ग के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साथ साथ सही बता ही नहीं सकते, जबकि बोहर ने दोनों चीजें कैलकुलेट करके दी हुई है कि रेडियस ऑर्बिट की है और वेलोसिटी ऑर्बिट की है. तो देयर मस्ट बी एन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मस्ट बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. जबकि नील्स बोर ने अपनी बोहर ऑर्बिट की एग्जैक्ट वैल्यू और वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू रिपोर्ट करी हुई है. तो हाइगनबर्ग के हिसाब से ये चीज हो ही नहीं सकती. यानी बोहर ने जो कुछ बताया है वो सही नहीं है. अब सही क्या है ये समझाएं, बट वो प्रिंसिपल के हिसाब से तो फॉल्टी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. जो बोहर ने कैलकुलेट करा है वो फंडामेंटली इनकरेक्ट है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम रहेगा या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी रहेगी, तो बोहर एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि रेडियस क्या और वेलोसिटी क्या है. समझ आया सर? पर उसी आंसर्स के प्लस में होगा ना कुछ एरर के साथ. हाँ. तो हाइगनबर्ग के हिसाब से जो बोहर ने रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाले वो इनकरेक्ट है. दे आर नॉट एग्जैक्टली राइट और वो हो नहीं सकते. सर ये पर उनने भी तो मैथमेटिक्स करके निकाले थे. मैथमेटिक्स नहीं करके निकाले ना, उसने अज्यूम करा कि सर्कुलर ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, mvr इक्वल टू nh/2π है. बोहर के साथ हाइगनबर्ग के हिसाब से सब सही नहीं है. mvr इक्वल टू nh/2π हमने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया था. सही है. समझ आई बात नहीं? तो सर हाइजेनबर्ग की एक्चुअली जिन्होंने बोर्ड को देखो नील्स बोर मॉडल क्यों फेल करा वो हमने तुम्हें 2 मिनट पहले इसीलिए समझाया था कि हाइगनबर्ग की रेपुटेशन कितनी थी. अब इतनी बेसिक बात पहले फोकस करो, तभी वो चीज समझ आएगी कि हाइगनबर्ग के हिसाब से क्यों प्रिंसिपल गया. हाँ, हम एग्जैक्ट पर जो पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते. बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा. हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कभी नहीं बता सकते. आज की डेट भी क्यों बोल रहा हूँ, आगे भी नहीं बता सकते. मतलब करंट साइंस की बात छोड़ दो, हम करंट साइंस में तो नहीं बता सकते, फ्यूचर में भी नहीं बता सकते. हम साइंस में कितना भी एडवांस लेवल पे पहुंच जाए तब भी नहीं बता सकते, क्योंकि हाइगन ने बता रखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. मतलब एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है चीज. सब पर उसकी रेंज तो आ सकती है ना सर, रेंज. हाँ, रेंज आ सकती है. तो इसीलिए अभी अगली वाली स्टडी जितनी होगी वो प्रोबेबिलिटी में होगी. ऐसा थोड़ी ना आगे स्टडी बंद होगी. अभी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पे जाएंगे तो इसी चीज को भी प्रोबेबिलिटी मेजर करना शुरू करेंगे, और वो आएगा भी उसके बाद. उस वाले लेवल पे पहुंचते हैं पहले हाइगनबर्ग से, तो जरा आगे बढ़ जाए. दूसरी चीज जो हाइगनबर्ग ने प्रूफ करी वो ये बोली कि इस प्रिंसिपल से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. मतलब हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइगनबर्ग की यही 2 इंपॉर्टेंस है. तो एक चीज तो मैंने बता दी, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डज नॉट सपोर्ट बोर मॉडल, एक रूल हुआ. दूसरा रूल जो यहाँ पे लिख लेना है वो लिखना है, सो राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट डाउन with the help of Heisenberg's uncertainty principle, with the help of Heisenberg's uncertainty principle, it can be proved that, although ये बात रदरफोर्ड के टाइम से क्लियर थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, बट अगर आप चाहो तो मैथमेटिकली इसे प्रूव कर सकते हो. सो इट कैन बी प्रूव दैट, it can be proved that electron is not found in the nucleus. That electron is not found in nucleus.
न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, ये चीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रूविंग करनी है इस बात की तो देखो, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है, न्यूक्लियस के जो डायमीटर्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर रेंज होती है। याद है, रदरफोर्ड ने इस चीज को कैलकुलेट करके बताया था। जो एटम के साइज होते हैं वो नॉर्मली एंगस्ट्रॉम रेंज में होते हैं, यस और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर में होता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हुआ तो जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगी वो 10⁻⁻15 मीटर हो सकती है। कोई चीज अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो आप उसमें जो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करोगे, कितनी कैलकुलेट करोगे? 10⁻⁻15 मीटर। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के एक एंड पे था और वो एक्चुअली में दूसरे एंड पे निकल जाए डायमेट्रिकली अपोजिट। समझ आया? मतलब जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस में आप इलेक्ट्रॉन यहाँ बता रहे हो और वो एक्जैक्टली यहाँ पे है, तो बस इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी तो कोई ला ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हुई। तो इससे यस सर डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस की ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर है। तो उसका मतलब जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आ सकती है इस प्रोसेस से, डेल्टा एक्स वो इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर हो गया। ठीक है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। तो अगर डेल्टा एक्स हमने मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ले लिया, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में जो वो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड विल बी इक्वल टू, अब इससे हम अगर सॉल्व करें तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड इक्वल टू डेल्टा वी जो है वो हम सॉल्व करके अगर निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू सॉल्व हो क्या आएगी? h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की जगह 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻15। इतने मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी आएगी जो मिनिमम होगी। अब इसको जरा आपको सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। आप नियरेस्ट 10 पावर भी बता दोगे तो चलेगा काम। चलो, तो अब देखो यहाँ से हमने अनसर्टेनिटी इन स्पीड जो निकाला वो सॉल्व हो के आया, देखो 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हो जो मैक्सिमम 5.8 स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी एरर तो कभी हो ही नहीं सकती। पॉइंट समझ में आया? जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और तुम मुझसे ज्यादा एरर बता रहे हो, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। यस सर इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन स्पीड इससे कम ही आएगी हमेशा, और ये हम बोल रहे हैं कि मिनिमम है, मतलब हमारे हिसाब से इससे ज्यादा आनी चाहिए। तो उसका मतलब गलती कहाँ पे हुई है? गलती इस बात में हुई है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमने लिखी है वो हमेशा डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा ही रहेगी। तो जब अनसर्टेनिटी हमेशा डायमेंशन ऑफ सर न्यूक्लियस एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट सर। न्यूक्लियस के बाहर होगा। समझ आई बात? नहीं तो बस ये चीज आगे रिपोर्ट सर करते। अनसर्टेनिटी सर वेलोसिटी वाला बता दीजिए एक बार। अनसर्टेनिटी स्पीड सॉल्व होके 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड आया। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उससे ज्यादा तो अनसर्टेनिटी कोई ला ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो आपने अनसर्टेनिटी रिपोर्ट करी है वो इनकरेक्ट है, और अगर ये इनकरेक्ट है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेनली आउटसाइड द न्यूक्लियस है। बस ये चीज लास्ट में रिजल्ट लिख लीजिए। तो अगले पॉइंट में लिखो, एज स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, क्योंकि लाइट की ज्यादा स्पीड से कुछ चलता ही नहीं हमारे यहाँ। सो एज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम and it is how much 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हाई स्पीड से तो कुछ चल ही नहीं सकता, तो अनसर्टेनिटी हमेशा इससे कम रहेगी। तो इसका मतलब हमने जो ऊपर अजम्पशन लिया वो इनकरेक्ट है। बस ये चीज मेंशन कर लो। द अबव डेटा ऑफ डेल्टा वी इज इनअप्रोप्रिएट।
above data of delta V is inappropriate. Hence, assumption is wrong. Assumption is wrong मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, जो हमने assumption माना वो wrong है. Therefore, the uncertainty in position. Therefore, the uncertainty in position. Therefore, the uncertainty in the position of the electron. Therefore, uncertainty in the position of the electron will always be. Therefore, uncertainty in the position of the electron will always be greater than the dimension of the nucleus. Will always be greater than the dimensions of the nucleus. Hence, electron is always present outside the nucleus. Hence, electron is always present outside the nucleus. तो इससे हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फाइंड आउट नहीं होता है. मतलब रदरफोर्ड ने जो चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव की है, इससे हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. हाइगेनबर्ग ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं फाइंड होगा, ये एकदम कंफर्म्ड है. तो जो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ही होगा, वो चीज हमेशा करेक्ट है. इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी. ठीक है. सो एक क्वेश्चन लिखो अभी, पहले आपको थोड़ा हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थोड़ा आइडिया देता हूँ. So write down a question over here. Write down, calculate the uncertainty in the velocity of the bullet. Calculate the uncertainty. स्क्रीन फ्रीज है सर. हाँ, क्वेश्चन तो लिखो, डिक्टेट कर रहा हूँ. Calculate the uncertainty in the velocity of the bullet weighing 10 gram. Calculate the uncertainty in the velocity of the bullet weighing 10 gram whose position is known with plus minus 0.01 millimeter. नहीं आ रही आवाज सर आपकी. Calculate the uncertainty in the velocity. Calculate the uncertainty in the velocity of a bullet. सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है. Weighing. Calculate the uncertainty in the velocity of the bullet weighing 10 gram whose position is known with plus minus 0.1 millimeter. इसका मतलब पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.01 मिलीमीटर होगी, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो या तो प्लस 0.01 मिलीमीटर होगी या माइनस 0.01 मिलीमीटर होगी. ठीक है. तो जो चीज प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट पता है, उसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी? 0.01 millimeter, which you may write as 10 to the power minus 5 meters. बस इसके बाद हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. यहाँ से डेल्टा वी निकाल लीजिए. अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू आएगी उससे आपको पता चलेगा कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैल्यू होती है. अब देखो, अब बड़े ऑब्जेक्ट से जैसे हमने बुलेट के लिए चीज निकाली,
तो उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आप सॉल्व करके निकालोगे वैल्यू तो आपको समझ आएगा। तो 6.63 या पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो डेल्टा वी निकालने के लिए वैल्यू आएगी h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा वी सॉल्व करके निकालना है आपको। सो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 और आपको 10 ग्राम की बुलेट दे रखी है तो 10 इंटू 10⁻³ kg ये इसका मास हो गया और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻⁵ मीटर है। यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा वी बताइए कितना आ रहा है। 0.52 इंटू 10⁻35। गलत बता रहे हो बेटा, पावर गलत बताइए आप। पावर में फॉल्ट है, नीचे 10⁻³ और 10⁻⁵ भी तो है साथ में। मेरे हिसाब से 5.27 इंटू 10⁻⁻28 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength? What would be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength? What would be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength of a moving electron? What would be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength of a moving electron accelerated by potential difference of 6 volts? What would be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength of a moving electron accelerated by potential difference of 6 volt and whose uncertainty in position is 7/22 nanometer and whose uncertainty in position is 7/22 nanometer. ठीक है, करिए सॉल्व। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है अपने को 1/पाई लिख सकते हो या 1/पाई इंटू 10⁻⁹ मीटर्स लिख लें। 7/22 is 22/7 का उल्टा लिखा है तो 1/पाई इंटू 10⁻⁹ मीटर तो हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेट करना है। तो यू नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू h/mt। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है हमारे लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा दिस इज इक्वल टू h/mv। और आप जानते हो m इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p या सिंपली p इक्वल टू h/λ। अब आपको एरर चाहिए मोमेंटम में तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो वी में राइट इट एज dp। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dp इक्वल टू h/λ² d लैम्डा आ जाएगा। देखिए एरर निकालने का तरीका यही होता है, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो dp इक्वल टू h/λ² d लैम्डा आ जाएगा।
पहले इतना सॉल्व कर लो। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा हो गया, और डी पी इक्वल टू एच लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी लैम्डा फॉर्म आ जाएगी। सर लास्ट वाला नहीं है, dp इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर dl। गेट करो ना दोनों साइड, p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, डिफरेंशिएट इट ऑन बोथ द साइड्स। अभी तो मैंने पहला सवाल पूछा था कि आपको एरर निकालना आता है कि नहीं सर आता। माइनस साइन भी है। हाँ माइनस साइन हो रहेगा, बिल्कुल ठीक है। माइनस से तो ये पता चल रहा है कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, बस उसका मतलब ये। आप चाहो तो माइनस साइन और लगा लो, यहाँ पे एक माइनस साइन और आएगा। आ गया इतना पहले। बस अब अगर इसी चीज को चेंज के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। इसको उठा के डेल्टा पी वाली जगह पर रिप्लेस कर दो। ठीक है, जैसे रिप्लेस करोगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच तो कट जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई आ जाएगा, और यहाँ से आपको डेल्टा लैम्डा निकालना है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स हो गया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा कितनी आएगी, लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी बताया था निकालना एंगस्ट्रॉम में। यहाँ से लैम्डा 5 nmr ऑफ 150 बाय कितना दे रखा है, वैल्यू देखना जरा कितनी दे रखी है उसकी, 6 वोल्ट्स ना, तो डिवाइड बाई 6 कर दो। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है लैम्डा सॉल्व होके। कितना आएगा सॉल्व होके, ये 5 एंगस्ट्रॉम आ गया। यस सर। या इसी को हम लोग 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स लिख सकते हैं। सब वैल्यू पुट कर दो, सो डेल्टा लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू डेल्टा। स्क्रीन फ्रीज है सर। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 1 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आएगी। सॉल्व होके 2 माइनस 11 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स आ रहा है। यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे तो 2.5 बाई 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 सॉरी 10 पावर माइनस 10 मीटर्स आ रहा होगा। दिस कम्स आउट विद -5 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर। यस सर यस। यहाँ से आप अनसर्टेनिटी वो लिखेंगे डेल्टा लैम्डा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.625 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। यस ठीक है, एक बार फिर से देख लो पूरा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आप फिजिक्स में एरर्स पढ़ते हो, तो आपकी किसी भी चीज को एरर से रिलेट करके आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से भी सॉल्व करवा सकते हैं हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें डेल्टा एक्स गिवन था 1 अपॉन पाई इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर्स। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने का फॉर्मूला लिखा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, तो उसको लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं या पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिख सकते हैं। उसको डिफरेंशिएट करा, डीपी इक्वल टू माइनस एच लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा,
तो डेल्टा पी इक्वल टू माइनस एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा आ गया। इसका डेल्टा पी को आप रिप्लेस कर दो इक्वेशन में, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ 150/v से, तो सब्स्टिट्यूट करा और सॉल्व करा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? डन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पूछ सकते हैं। इसका लास्ट टाइटल अब हम लोग लिखेंगे इस सेगमेंट का, दैट इज ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल। द नेक्स्ट टाइटल, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर है। नेक्स्ट हम लिखना है ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल। सर या अभी आप लिख दीजिए, बाद में हम समझ लेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम समझा दीजिएगा आप। बिल्कुल ठीक है। सो टर्म लिखेंगे हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। सबसे पहले पॉइंट पे लिखेंगे प्रूफ ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल इज नॉट देयर। प्रूफ्स ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल वर नॉट गिवन। सबसे पहले बोहर ने अपने बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल का प्रूफ नहीं दिया, ये सबसे पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक लिखना है बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Bohr's model is not applicable proof of Bohr's quantization rule were not given, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक लिखना है Bohr's model is not applicable, Bohr's model is not applicable for multi electron system। Bohr's model is not applicable for multi-electron system। और थर्ड एंड द फोरमोस्ट रीजन जिसकी वजह से बोहर मॉडल फेल करा वो ये है कि बोहर मॉडल जो है उसको हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइगेनबर्ग uncertainty principle, Heisenberg's uncertainty principle don't support Bohr's model, don't support Bohr's atomic model, और यही सबसे मेन रीजन था जिसकी वजह से ऐसा फेलियर हुआ। बाकी ज्यादातर बातें ठीक बैठ रही थी, उनके मॉडिफिकेशंस के साथ काम बन रहा था। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मोजले ने सपोर्ट दिया, क्वांटाइजेशन का प्रूफ डी ब्रॉगली इक्वेशन से आ गया, है ना। समरफील्ड ने भी सबसेल कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो फाइन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आ गए, बट प्राइमरली यही रीजन था जिनकी वजह से फेल करा। तो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई काउंटर नहीं था बोहर के पास, इसलिए यहाँ से फेल कर गया। अगले पॉइंट में लिख लेना है Bohr's model does not explain fine spectrum। Bohr's model have no explanation for fine spectrum। फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए ना, जो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्पेक्ट्रोस्कोप से जब नोटिस करा समरफील्ड ने, सबसेल का जो कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करा वो बोहर ने नहीं एक्सप्लेन करा था। सो बोहर्स मॉडल हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर फाइन स्पेक्ट्रम। एंड द लास्ट पॉइंट, ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये स्प्लिटिंग क्यों होती है फर्दर, ये बोहर मॉडल के एक्सप्लेनेशन में नहीं है। तो लास्ट पॉइंट में लिख लीजिए बोहर्स मॉडल have no explanation for Zeeman and Stark effect। Bohr's model have no explanation for Zeeman and Stark effect। Zeeman and Stark effect, तो दो इफेक्ट होते हैं, एक Zeeman इफेक्ट, एक स्टार्क इफेक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया।
स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग है उसका एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल में नहीं था, तो दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी रीजन ऑफ जिसकी वजह से बोर मॉडल फेल करा। सो हाइगेनबर्ग आइडेंटिटी प्रिंसिपल, फाइन स्पेक्ट्रम, ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं थे बोर में। क्वांटाइजेशन का रूल प्रूफ नहीं किया था और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर ने कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए। दीज आर द प्राइमरी ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल।